आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। एक तरफ तो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ, या फिर हम यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ गैर कांग्रेस गैर बीजेपी इत्तेहाद की तैयारी भी तेज होती जा रही है। शुमाल से लेकर जुनूब तक अब यह लगने लगा है कि सभी अपनी सियासी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। जुनूब में केसीआर तो मगरिब में ममता की नई कवायद अभी जारी है। उनकी रैली होने वाली है 19 तारीख को, एक बड़ी रैली। उसमें कांग्रेस के बड़े लीडरान को ही बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है सभी जगह, ऐसा समझ में आता है। यह सवाल यह है कि इन हालात में ये लोग मोदी से लड़ेंगे या फिर आपस में भिड़ेंगे। आइए इसी पर हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ भी रहेगा। तो बहुत सारी कोशिश एक साथ होने शुरू हो गई हैं और इसमें कोशिश यह है कि गैर कांग्रेस से गैर बीजेपी इत्तेहाद मजबूत तैयार हो, ताकि किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। बाद में ये बड़ी दोनों सियासी जमातें, खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, जो अजीम इत्तेहाद की बात कही जाती है, बाद में उसकी तो मदद ली ही जाएगी, लेकिन पहले अपनी ताकत को बरकरार रखा जाए और उसको कहीं ना कहीं बचा कर रखा जाए। जैसे के चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं कि टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, ओवैसी की एआईएमआईएम और छोटे छोटे दलों को जोड़ करके तेलंगाना और आंध्रा में बीजेपी के कांग्रेस के बिना एक मजबूत मोर्चा तैयार हो। इसी तरह से यूपी में भी कोशिश हो रही है। आरएलडी के साथ भी आज बैठक हुई है, बात हुई है, तो बहुत कुछ निकलता नजर आता है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा खास पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के तर्जुमान नईम अब्बास साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। खैर मकदम है आपका। राजकुमार भाटी जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, समाजवादी पार्टी के लीडर है और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी अहम राय रखते हैं। अंबिकानंद साहे जी भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं और हम उनसे बहुत सी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जाट पॉलिटिक्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में। प्रोफेसर देवराज सिंह सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर खैर मकदम है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से हमने स्वदेश सिंह जी को अपने साथ रखा है, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी की, अपनी पार्टी का मौकिफ रखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं इस बहस का। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं सियासी लीडरान से, उससे पहले अंबिकानंद साहे जी की तरफ जाना चाहूंगा सीनियर सहाफी के तौर पर। जरा आप मुझे समझा दीजिए, आज दिन भर जो कवायद हुई है, चाहे हम साउथ की बात करते हैं, उधर ममता बनर्जी अपनी कोशिश कर रही है, इधर आरएलडी के लोगों से मुलाकात हुई है, आज सपा और बसपा के लोगों की, ये जो इन दोनों का गठबंधन है, किस तरह से चीजों को साधने की कोशिश की जा रही है बिना कांग्रेस के। देखिए जो, और 2 मिनट में पहले सर अपनी बात रखिए जी। जो हो रहा है जी, वो स्पष्ट है कि भारत का कैरेक्टर ही फेडरल है जी। इसलिए आप देखते हैं जहां जहां रीजनल फोर्सेस मजबूत हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से कोई बड़ी ताकत बन के अब उभर नहीं पा रही है। पूरा दक्षिण देख लीजिए, तो अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, वहां स्पष्ट है। ममता बनर्जी का अभी रैली हो रहा है, वहां स्पष्ट है कि रीजनल फोर्सेस जहां जहां बढ़ेंगी वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भारी नुकसान होगा। तो रीजनल फोर्सेस का मानना है कि जब हम खुद ताकत रखते हैं तो अपने अपने इलाके में हम खुद उभरे और चुनाव के बाद देखा जाएगा कैसे समीकरण बनता है। मतलब ये पोस्ट पोल अलायंस की तरफ इशारा कर रहा है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जहां 2 मेजर रीजनल प्लेयर्स एक साथ आ गए हैं और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की समीकरण गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। आगे चुनाव में क्या होगा वो तो देखने की बात है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चैलेंज है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं अपने भाषण में ये क्लियर किया कि आप इस अंदाज में न रहें कि कोई मसीहा आएगा, कोई जादू की चड़ी घुमाएगा और वोट आपको मिल जाएंगे। इसलिए वो संगठन को मजबूत करने की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन साथ साथ इस चैलेंज को भी दर्शा रहे थे। अमित शाह जी भी करीब कमोबेश ऐसा ही बयान देते हैं। तो आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हर चीज प्री पोल अलायंस के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि आज तक हिंदुस्तान में किसी पार्टी को 50% वोट नहीं आया है लोकसभा। हर चीज को प्री पोल अलायंस के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बात आपने बहुत अहम कही। अब मैं सियासी दलों का रुख करता हूं, फिर आखिरी में सियासी तज्जियाकार साहब का मौकिफ लूंगा 2 मिनट के लिए। तो पहले 2 मिनट में नईम अब्बास साहब अपनी बात रखिए, अपना मौकिफ रखिए।
देखिए, आज सबसे ज्यादा गठबंधन पे, हमारे गठबंधन पे बहुत सवाल उठ रहा है। आप जहां देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं कहते हैं सब लोग इकट्ठा हो गए हमें एक अकेले व्यक्ति को हराने के लिए। आपने देश के लिए किया क्या, वो तो आपने देखा ही है। आप विकास गिनाते हैं, विकास में आपने किनका विकास किया है? जनता ने देखा कि आपने उद्योगपतियों का विकास किया। 3 लाख जो है उनका 3 लाख करोड़ जो है, जो आपके वो है बिजनेसमैन, उनका आपने लोन माफ कर दिया, लेकिन किसानों का लोन आपने माफ नहीं किया। हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते हैं, कश्मीर में पीडीपी के साथ जाते हैं तो उनको कोई, वो गठबंधन उनका जायज़ है। और आप ये देखिए, तिरंगा जलाने वाली मेघालय में एक पार्टी के साथ करते हैं तो उनका गठबंधन जायज़ हो जाता है। संविधान जलाने वाली अकाली दल के साथ जाते हैं, उनका गठबंधन जायज़ हो जाता है। आप इसी तरीके से देखिए, हर जगह उन्होंने इस तरीके के अलायंस किए तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता है, लेकिन हमारे गठबंधन पे सवाल उठाया जाता है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। और प्रधानमंत्री जी को ये बात शोभा नहीं देता। आप बताइए कि कहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए जो उन्हें सब मिलकर हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए सिर्फ 2 या 3 लोग इस गठबंधन में शरीक हुए हैं, लेकिन उनकी नींदें उड़ने लगी हैं, नींदें हराम हो गई। उनके नेता इतने परेशान हो गए कि वो आज मैं आपको बता देता हूं कि वो बसपा और सपा के चक्कर काट रहे हैं। उनके कई सांसद हैं, कई विधायक हैं जो उनको छोड़ के जाने लगे हैं। आप वो अपनी परवाह करें, क्योंकि अगर उन्होंने, आपने देखा कि उनकी पार्टी में सिर्फ 2 आदमी थे बनाम बीजेपी थी। आपने देखा मोदी जी और सिर्फ अमित शाह थे, और उसके बाद उनकी दूसरी बनाम पार्टी थी, तो उन्होंने किसी की चलने नहीं दी है। तो आज देखना यह होगा कि जिस तरीके के उन्होंने, अगर वो देश के विकास के आगे आ जाते और काम कर जाते तो उनके खिलाफ कोई आदमी नहीं जा पाता। लेकिन आज जिस तरीके की चीजें उनके सामने आ रही हैं, वो उनका किया धरा है जो उनके सामने आ रहा है, और अब उनको 2019 में उखाड़ के सफाया होने वाला है। ठीक है सर, मैं और बातें आपसे करूंगा। कांग्रेस को क्यों आप लोगों ने धकेला दिया है, कांग्रेस को क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आज दिन भर की कवायद को आप किस तरह से देखते हैं? इधर नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी कोशिश जारी है। देखिए, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी एक आकांक्षाओं के साथ देश की जनता ने चुना, और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। और पार्टियों की सीमाएं भी टूट गईं, और जो बहुत समर्थक भी माने जाते थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और धर्म, जाति, क्षेत्र, सब सीमाओं से ऊपर उठकर अब चुनाव 5 साल बाद जब 2019 में हो रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक था कि माननीय मोदी जी अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ते। मैंने 5 साल में देश को ये दिया है, और अपने कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ते और ये बताते कि मैंने जो 2014 में वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए हैं, या उनमें से कुछ अधूरे रह गए हैं तो उन्हें मैं पूरे करूंगा। अब कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, मीटिंग्स में या प्रचार में कहीं 2014 के वादों का जिक्र नहीं है, कोई उपलब्धियों का जिक्र नहीं है। केवल अब धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर, जाति के नाम पर लोगों को उकसाकर, और क्या भाषा बोल रहे हैं, मुझे हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देश में पहली बार रामलीला मैदान में भाषण मोदी जी ने दिया भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति के खिलाफ सारा विपक्ष एकत्र हो रहा है। अब मोदी जी क्योंकि पढ़े लिखे कुछ ज्यादा, एमए उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में की थी, बीए थर्ड डिवीजन में की, इंटर में वो फेल हो गए थे, हाई स्कूल की उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि वो चाय बेचने लगे थे। ये उनका शैक्षिक जो प्रोफाइल वो है डिटेल, तो उन्हें ये जानकारी नहीं है, इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं है कि 1967 में नेहरू के खिलाफ भी विपक्ष एक हुआ था, 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विपक्ष एक हुआ था, 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ भी विपक्ष एक हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है, विपक्ष एक हो रहा है। जब जब सत्ता तानाशाही करती है, जन विरोधी कार्य करती है, देश विरोधी कार्य करती है, देश को तोड़ने का काम करती है, तब तब विपक्ष या जो जनवादी ताकतें हैं, जो जनता की नुमाइंदगी करने वाली ताकतें हैं, वो एक होती हैं। तो ये आप अपने मुद्दे बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए, दूसरे लोगों को गाली क्यों देते हैं आप? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। स्वदेश सिंह जी, बहुत कुछ बोला गया, सब एक हो रहे हैं, मजबूत ताकत बन रहे हैं और सब अपनी अपनी ताकत बन रहे हैं। बहुत कुछ कांग्रेस पर भी डिपेंड नहीं है। ऐसे में आप लोगों को बड़ा चैलेंज हर जगह से, टुकड़े टुकड़े में ही सही, लेकिन मुल्क एक होता जाएगा। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो हमने वादा किया था सबका साथ सबका विकास। तो अब चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, या अब गरीब सवर्ण पे भी हमने देखा कि 10% का आरक्षण वहां पे दिया गया है। तो सभी वर्गों के लिए काम करने का प्रयास पिछले करीब 5.25 साल में मोदी सरकार ने किया है। आप भी जानते हो कैसे हारे नंबर्स, हम किस तरह के लोकतंत्र में काम करते हैं। 15 साल बाद भी अगर ऐसी स्थिति, अभी तो यहाँ सिर्फ 4.5 साल ही बीते हैं, तो जिस तरह के वादे किए
किए थे, एक जवाबदेह पारदर्शी सरकार की बात कही गई थी, उस पर हम बरकरार हैं। आप हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं और इन सब ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही हम इस चुनाव में जाने वाले हैं। रामलीला मैदान में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भाषण हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का जो भाषण हुआ, वहाँ पे उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई और कार्यकर्ताओं से कहा कि नीचे जाएं और घर घर तक, गांव-गांव तक अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाएं कि हमने ये काम किया है, कि हाँ हमने दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा आयुष्मान भारत शुरू किया है, हाँ हमने 9 करोड़ के करीब टॉयलेट बनाए हैं, लोगों को बताएं कि कैसे 30 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले गए जिसकी वजह से लीकेज कम से कम हुआ है, तो कैसे 6 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला स्कीम के तहत 6 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर बांटे गए। तो ये सारी उपलब्धियां लोगों के बीच में जाएं और बताएं। तो करीब 25 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी आज की तारीख में जो केंद्र सरकार की योजनाओं से और भाजपा शासित जो राज्य थे उनकी योजनाओं से लाभान्वित हुए। इसी वजह से आप अगर देखेंगे तो जरूर हम वहां पे चुनाव हारे, जिसको हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव के परिणाम रहे वो भी आपने देखे होंगे, कितने बहुत छोटे से मार्जिन से, इवन वोट हमारा ज्यादा ही रहा मध्य प्रदेश में, राजस्थान बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं, हमने बोला उसको। तो इन सारी बातों के साथ हम लोगों के बीच में जाएं और उन्हें बताएं कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने काम क्या किया है। तो ये तो हो गई हमारी उपलब्धियां और लाभार्थियों की संख्या, उसमें से बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह के गठबंधन की बात हो रही है, उनमें प्रधानमंत्री पद पे तय नहीं कर पा। राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। ठीक है, मैं आऊंगा सुदेश जी और आपसे जानूंगा आप लोग भी तो गठबंधन के सारे ही मैदान में उतरेंगे। कौन सा आप लोग अकेला मोदी जी के चेहरे को लेकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है? नहीं, आप भी गठबंधन के साथ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे। सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं बस प्रोफेसर देवराज सिंह साहब का भी व्यू ले लूं 2 मिनट में। सर शुरुआत में अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, मैं किस पर विषय रखूं? आपने प्रश्न पूरा आपने पूरा पैकेज देखा और पूरा आज का विषय यही है कि जो दिन भर जो कवायद हो रही है, खास तौर से जहां आरएलडी भी अपनी कोशिश में कामयाब होती नजर आ रही है, इधर नॉर्थ में, इधर ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है, साउथ में भी कांग्रेस को अलग करते हुए गठबंधन बनाने की कोशिश है, सब मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। देखिए, जिस तरह से भारतीय राजनीति में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 2 पॉलिटिक्स है। एक तो नेशनल पार्टीज हैं, दूसरा जो रीजनल पार्टीज हैं। तो रीजनल पार्टी जिन स्टेटों में सक्षम है वहाँ वो पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश को मैं लूं तो उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी का जो स्थान है वो बहुत आगे है और कांग्रेस का स्थान 4थे और 5वें नंबर पर जाता है, जैसे हम देखते हैं अभी तक का 1990 से लेकर आज तक का रहा है। तो उस कड़ी में जो अभी जो चुनाव हुए तो उसको भी अगर देखें तो वहां पर 2 राज्यों में कोई रीजनल पार्टी नहीं थी, तो विकल्प नहीं था वहां पर लोगों के पास। ये भी एक हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गठबंधन हो रहा है वो एक बहुत मजबूत सशक्त बीजेपी को चैलेंज दे रहा है। लेकिन जो स्ट्रेटजी क्या बदलेंगी, अभी और भी प्लेयर हैं जो रहे गठबंधन बनेंगे उनके साथ, तो उनका रोल क्या रहेगा, क्योंकि वो भी तलाश में है, उन्हें भी चुनाव जीतना। कोई भी पार्टी का मकसद जो एम उद्देश्य होता है वो चुनाव जीतना होता है, कैसे भी जीते। तो यहाँ पर जो भी पासे हैं एक दूसरे को हराने की कोशिश में रहेंगे। तो ये जहां तक रही कि प्रधानमंत्री की बात आती है, दलित प्रधानमंत्री की बात आती है, मायावती के लिए जो कहा जा रहा है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो हम भी ये चाहते हैं कि दलित कोई प्रधानमंत्री बने। आज तक के इतिहास में नहीं रहा है, तो ये तो अच्छी बात रहेगी मायावती प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनके साथ जो स्थिति है कि किसके साथ बनेंगी, मजबूत स्थिति कहाँ है, कितनी हमारे पास हम चुनाव जीतकर कितने हमारे साथ सीटें हैं, हम कितने सीट लेके आ रहे हैं, तो इसके साथ बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उनको या तो फिर आप तालमेल से चले या फिर आप किस तरह से चलेंगे, तो ये भी एक इसमें प्रश्न है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो राजनीति, दलितों की राजनीति जहां तक बात आ रही है, पार्टी कोई भी सक्षम नहीं कि पूरी तरह से वोट को ट्रांसफर करे। ठीक है। बीएसपी को कोशिश रही है कि वो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसकी तरफ बहुत कम ट्रांसफर होता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अंबिकानंद जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अंबिकानंद जी, प्री पोल अलायंस कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, आपने साफ किया और कहा कि अभी उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सब अपना अपना लड़े। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पे अगर हम जैसे फोकस करते हैं तो यहां पर जो अब आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में समझौता करीब करीब हो ही गया है, तो ये 3 तिगाड़ा जो है मोदी का काम बिगाड़ा करेगा या फिर ये इधर ही तीनों में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा? देखिए, ये गठबंधन अभी तक, अब भविष्य की बात तो राम जाने, लेकिन अभी जो दिखाई देता है
कि ये सॉलिड कॉम्बिनेशन है और इसको खासकर आज की घटना को समझने की जरूरत है। अजित सिंह आज तक ये नहीं समझ पाए, इसीलिए धोखा खाते रहे। देखिए जाटों की क्या विशेषता है आज, जाट अकेले कोई ताकत नहीं है। अपने हरियाणा में देखा, एंटी जाट कॉम्बिनेशन बना और बिल्कुल जाट फोर्सेस धूल धूसरित हो गई और खट्टर जी मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। जाट ताकत जब तब होता है, ये चरण सिंह जानते थे, जब गुर्जर, अहीर और राजपूत उसमें जुड़ जाएं, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जाट अकेले ताकत होता ही नहीं है। अब सपा बसपा के साथ ये जब मिल जाता है तो डेडली कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि चौधरी चरण सिंह की राजनीति और अजित सिंह की राजनीति में आसमान जमीन का फर्क है, इसीलिए आज वो कमजोर नजर आते हैं और शायद उनको 3 सीटें मिल जाएं। कौन कौन? बागपत मिलेगी, मथुरा मिलेगी और शायद मुजफ्फरनगर मिल जाए। ये भी बात हो रही है कि कैंडिडेट सपा का होगा, सिंबल शायद इनका हो एक आध जगह में। तो खैर ये बात की बात है। लेकिन मैं दूसरी अति महत्वपूर्ण बात एक आपके माध्यम से खान साहब बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 1 वर्सेस ऑल, मतलब वो गठबंधन को नीची नजर से देखते हैं। शायद इन लोगों ने रामायण को गंभीरता से नहीं पढ़ा है। स्वयं प्रभु श्री राम सुग्रीव के साथ अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो क्या रामायण का वो अंत होता? हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। तो राम ने स्वयं गठबंधन किया था सुग्रीव के साथ, दक्षिण के फोर्सेस के साथ। जी बहुत अहम बात मैं स्वदेश जी स्वदेश जी, तो रावण भी गठबंधन में है। स्वदेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा स्वदेश जी। और ये जो महागठबंधन जो शब्द है ना स्वदेश जी, सुनिए स्वदेश जी, एक बात और सुन लीजिए। ये जो महागठबंधन शब्द जो है ना, ये भी आप ही लोगों की देन है। आज मैं बहुत उस पर सर्च कर रहा था, तो ये न कांग्रेस ने कभी इस शब्द का इस्तेमाल किया अभी, न किसी और सियासी पार्टी ने। आप ही लोगों के जो अध्यक्ष हैं, कौमी सदर आपके, उन्होंने ये शब्द दिया महागठबंधन हमारे खिलाफ जो बन रहा है। तो महागठबंधन जो है आप लोगों के खिलाफ मजबूती से तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे? और जो अंबिकानंद साय जी ने जो बातें कही, शायद आप उससे इत्तेफाक ना रखें। बिल्कुल, देखिए अगर लेकिन रामायण की वो बात भी सच है कि गठबंधन से ही गाड़ी आगे बढ़ती है। नहीं, अगर इस देश में अगर सच में सफल गठबंधन की बात कही जाए जिसने कार्यकाल पूरा किया हो, लेकिन उसके साथ एजेंडा भी शामिल था, वो था एनडीए की पहली सरकार, 98 और 99 की सरकार। इसीलिए मैंने कहा पहली सरकार, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, बीच में टोकने से होगा नहीं कुछ। तो जो पहली सरकार है जिसने गठबंधन की राजनीति है, लेकिन उसमें नारा भी हमारा था, किसी के खिलाफ नहीं था, स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप, योग्य नेता, स्थिर सरकार। 98 और 99 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, निर्णायक सरकार, वो 2009 का नारा था। मैं आपको बता रहा हूं, एबल लीडर, स्टेबल गवर्नमेंट, योग्य नेता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश की राजनीति के सबसे मजबूत नेता बन के उभरे थे। तो 90 के अंतिम वर्षों में ये नारा उभरा था और ये हमारा एजेंडा था कि हम आपको एक स्थिर सरकार देंगे। एंटी मोदी जो इस तरह की एक कवायद की जा रही है, ये नारा नहीं होता था, किसी के खिलाफ नहीं था। तो अगर आप एक गठबंधन भी बना रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ लाइए। आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, आपके साथ ये लोग हैं, आज इससे मीटिंग, कल उससे मीटिंग, कभी ये नेता कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री होगा, फिर उससे मुकर जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी का नेता कहता है नहीं इनके अंदर भी सारी योग्यताएं मौजूद है। तो आधा दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के साथ अगर कोई गठबंधन उभरेगा, तो आप एक कल्पना कीजिए उस कमरे की जहां आधा दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बैठे, वो देश को किस तरह। तो हम जब गठबंधन की राजनीति की बात चाहे हमने 98 में की थी और चाहे 2014 से पहले की थी, तो हम सुशासन के आधार पे बात करते थे, हम एक स्थिर सरकार की बात करते थे, हम एक मजबूत नेता की बात करते थे और एक योग्य नेता की बात करते थे। करें तो वो सब चीज ठीक है, इसलिए करें तो वो सब गलत नहीं। इसमें फर्क ये है कि एक मजबूत सरकार चाहिए कि एक मजबूर सरकार चाहिए। नवासी वाली गठबंधन की सरकार चाहिए। आज भी आपको शिवसेना के आपके साथी बोलते रहते हैं 282 सीटों के बावजूद, दफा 370 का क्या हुआ, सीटों के बावजूद हमने अपने गठबंधन पार्टनर को लगातार बनाए रखा है। मजबूर सरकार कहते हैं सर, इसको मजबूर सरकार नहीं कहा जाता है। इसकी वजह से एक भी निर्णय अगर प्रभावित हुआ हो शिवसेना की अपने अलग अलग स्टैंड के कारण, तो आप बताइए 282 सांसदों के बावजूद एक मजबूत सरकार चलाई है, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद गठबंधन के मैं सिर्फ सुदेश जी को एक बात याद दिलाऊंगा।
वाजपेयी जी के जमाने में कहावत था कि माया ममता समता जयललिता। ये किस तरह परेशान रहते थे और कितनी मजबूरी थी स्वयं पंडित वाजपेयी की, ये देश जानता है। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ स्वदेश भाई। उसके बावजूद अगर आप देखिए तो 99 से 2004 के आपने जो बात बताया मुझे कि ममता समता और जयललिता की जो बात थी और माया की, उसकी वजह से अगर कोई निर्णय प्रभावित हुआ कि कहिए कि हाँ वो फलाना रोड का निर्णय था या फलानी स्कीम का निर्णय था या फलाना कोई निर्णय था, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे मिनिमम एजेंडे पे गवर्नमेंट चली थी और बहुत बेहतर 99 से 2004 की सरकार चली थी। उसकी वजह से 99 से 2004 यूपीए की सरकार चली हरी थी 2004, लेकिन जब 99 से 2004 का आप लाभ नहीं लगा सकते कि हाँ उसमें ये काम गलत हुआ था। और गठबंधन, और पहली बार देश में गठबंधन की पूरा कार्यकाल पूरी करने वाली सरकार थी 99 से 2004 वाली। लोगों ने जाना था कि हाँ गठबंधन सरकारें भी पूरा कार्यकाल कर सकती है, क्योंकि नेता निर्णायक था, नेता ने बताया था कि हम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हारे भी और आडवाणी जी को बिल्कुल भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद 10 साल यूपी की सरकार आई, वो भी सब जानते हैं इतिहास। इत्तेहाद कौन कौन किसके साथ, बड़ा सवाल है। एक तो महागठबंधन बन रहा है, दूसरा बीजेपी भी अपना एक इत्तेहाद बनाकर ही लड़ रही है, एनडीए है जो इसका नाम। इसके अलावा साउथ से जो एक गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी जो सियासी जमातें इकट्ठा हो रही है, एक फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश है, एक मोर्चा तीसरा बनने जा रहा है, उस पर भी गौर खोज करने की जरूरत है। आइए उस पर भी बात करते हैं। तो सियासी लीडरान से बात करने से पहले मैं अम्बिकानंद जी के पास जाता हूं। पहले अम्बिकानंद जी, ये जो फेडरल फ्रंट बन रहा है, तीसरा मोर्चा एक और बन रहा है, ये कितना निर्णायक साबित होगा और ये कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? देखिए खान साहब जी, भारत का कैरेक्टर क्या है, नेशनल एंथम याद कर लीजिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, आप रीजन्स को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और वहां की ताकतों को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इन सब इलाकों में रीजनल फोर्सेस बहुत मजबूत हैं। भारत संविधान निर्माता सब इस बात की अहमियत देते थे, और इतनी भाषाएं, इतने कल्चर और विभिन्न राजनीति हर प्रदेशों में होनी ही है। तो ऐसे में इसीलिए मैंने शुरू में भी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जहां जहां रीजनल फोर्सेस मजबूत होंगी वहां नेशनल पार्टीज का वजूद खतरे में होगा, और ये हम देख रहे हैं। अब आइए प्रधानमंत्रित्व की बात होती है। मैं तो जेन्युइनली सब सिचुएशन स्टडी करने के बाद पाता हूं कि ये पोस्ट पोल बातें हैं, अभी बात करना ही बेकार है। जब हकीकत हमारे हिंदुस्तान की राजनीति की ये है किसको कितनी सीटें मिलती हैं, और उस आधार पे चुनाव के बाद तय होगा। अभी भाटी साहब कह रहे थे ब्रेक में कि वन वर्सेस ऑल कहां है। भाजपा स्वयं गठबंधन में लड़ रही है, तकरीबन हर जगह, सब गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, जहां 120 एमपी सीट्स हैं, तो अकेले नहीं लड़ रही है। तो ये एक शोषा है कि मोदी वर्सेस ऑल, तो उस चीज को मैं नहीं मानता हूं। देखिए केटीआर जो प्रयास कर रहे हैं वो भी अपने किस्म की अनूठी राजनीति है। दक्षिण में एक बड़ा फोर्स है डीएमके, जहां के स्टालिन साहब ने खुद ऐलान कर दिया कि उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है। लेकिन बाकी दो महत्वपूर्ण राज्य जहां तेलुगु भाषा, आंध्रा और तेलंगाना, जी, वहां के लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि रीजनल फोर्सेस बनाओ और इनकी अपनी एक ताकत बने, और ये कलेक्टिवली चुनाव के बाद तब बार्गेन करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। बहुत बड़ी बात। और असेंबली इंतखाबात में अवाम ने वहां पर ही मैंडेट भी उनको दिया है, कहीं ना कहीं उनकी बातों पर ही मैंडेट उनको मिला है। वो हुकूमत में वापस आए, इसलिए और जोश है और ये काम वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैं नईम अब्बास साहब के पास जाना चाहूंगा। ये जो आप लोग ठीक है मिलकर साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि ये, अगर यूपी की हम बात करें तो आपका जो इत्तेहाद सपा बसपा का वो बेमेल है, बेमतलब का है, टिकट बेचने वालों का इत्तेहाद बताया। और फिर आपके विजय यादव जो साबिक विधायक हैं बीएसपी के, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, इस तरह की बातें अब आना शुरू हो गई हैं। तो ये भी आवाम में मैसेज अच्छे नहीं जाते। उनका भाषण हमने तमाम टीवी चैनल आज दिखा रहे थे, कल भी दिखा रहे थे कि दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये कैसी जबान है और ये कैसी हनक है जो अभी इत्तेहाद करते ही शुरू हो गई है?
नहीं, देखिए, उसका हम खंडन करते हैं। अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो वो बहुत गलत है, उसका हम खंडन करते हैं। दूसरी बात, आप शिवपाल जी के पास आ जाइए। शिवपाल जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो जिस तरीके की भाषा आज बीजेपी बोलती है उसी के सुर में सुर मिला करके भी शिवपाल जी भी बोलते हैं। तो देखिए, वो बोलते रहेंगे, लोग जैसे कहते हैं कि हाथी चलता रहता है और लोग बोलते रहते हैं या भोंकते रहते हैं, उसको उसकी परवाह हम लोग नहीं करेंगे। और ये रिजल्ट आपको जनता दिखा देगी। जैसे 2019 का रिजल्ट आना शुरू होगा तो अपने आप में ही ये गठबंधन आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में जो गठबंधन किया था सोच समझ के, जनता ने इसकी डिमांड की थी तो उसको पूरा भी किया है। और इस नहीं, किसी पर सीबीआई का केस चल रहा है, किसी पर ईडी का, इसलिए भी इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मेरी सुन लीजिए, ऐसे घोटाले तो बहुत हो रखे हैं बीजेपी के लोगों के भी। उन पे तो किसी पे कोई सीबीआई का वो नहीं आया, ना नोटिस आता है, ना सीबीआई उन पे रेड करती है, ना कुछ करती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों पे सब लोग की चल जाती है, तो सब लोग तैयार हो जाते हैं कि भाई इनको कर ले। लेकिन उसका बेनिफिट मिलेगा, ये करके देख लें इस काम के लिए कि जनता जानती है कि किस लिए करा जा रहा है और किस तरीके से कराया जा रहा है। तो ये सब कुछ क्लियर है और सबको पता है कि कितने बड़े बड़े स्कैम, अगर मैं स्कैम की गिनती शुरू कर दूंगा तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, लेकिन उन पे आज तक सीबीआई की रेड नहीं पड़ रही है। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, ये सवाल उठेंगे, आप आवाम के बीच जब जाएंगे, इतना भी आसान नहीं है कि आप लोगों ने आपस में तय कर लिया और आरएलडी को भी साथ में ले लिया और भी दूसरे लोग कर रहे होंगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारे सवाल आवाम आपसे करेगी। देखिए, अभी सुदेश जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमने सरकार पारदर्शिता के साथ चलाई है और सबका साथ सबका विकास। तो इन दोनों बातों पे आप थोड़ा विश्लेषण कर लें। पारदर्शिता इनकी सरकार में कहाँ है? 2014 से पहले जब आंदोलन चला रहे थे, इनका सबसे बड़ा नारा था कि हम लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। लोकपाल 5 साल में इन्होंने नियुक्त किया। अगर ये ईमानदार थे, पारदर्शी थे, तो लोकपाल से क्यों डरे हुए हैं? राफेल का सौदा हुआ, राफेल में बार बार पूछा जा रहा था कि उसकी कीमत बताइए, आपने बहुत ज्यादा कीमत पे लिया है। तो ये लगातार कह रहे थे नहीं, देश हित में हम कीमत नहीं बता सकते। और अभी पिछले सेशन में वो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी गलती से कीमत बता गए। उन्होंने कहा कि 36 विमान हमने खरीदे, 58,000 करोड़ का सौदा है। अब ये तो सीधा गणित है, तीसरी क्लास का बच्चा भी निकाल सकता। 58,000 में जो 36 का भाग कर दो आप, तो इनकी कीमत आती है 1611 करोड़ रुपए। अब कल ही फ्रांस से खबर आई है, फ्रांस सरकार ने उसी दसॉल्ट एविएशन से एक सौदा किया है 28 विमानों का, और उसकी कीमत है 567 करोड़ रुपए। 567 करोड़ रुपए, और उससे अगली जनरेशन का विमान है, उससे ज्यादा आधुनिक है, उससे ज्यादा अच्छे हथियार उस पर लगे हुए हैं। जो इक्विपमेंट की बात ये कर रहे हैं, वो 567 करोड़ में, यानी जो कीमत कांग्रेस बता रही थी उसी कीमत में उन्होंने खरीदा है फ्रांस सरकार ने। और ये खरीदते हैं 1611 करोड़ में। और फिर भी इन्हें हम पारदर्शी मान लें, फिर भी इन्हें ईमानदार मान लें। क्या देश की जनता मूर्ख है या अंधी है? आपकी झूठी बातों पर विश्वास कर लेगी? दूसरी बात, इमरान जी करेगा, आप अगर इस पर इल्जाम लगाएंगे तो आपको भी जवाब मिलेगा। सीधा सवाल आवाम के बीच। देखिए, अगर आप कांग्रेस के समर्थित, कांग्रेस के फंड से चलने वाले नेशनल हेराल्ड पेपर का हवाला देंगे एक तरफ, और वित्त मंत्री जो संसद में खड़े होकर बयान दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा भाई साहब, हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। जहां तक राफेल की बात है, उस पर बार बार देश की रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और क्या कहते हैं हमारे वित्त मंत्री ने साफ साफ स्पष्टीकरण दिया है कि राफेल की डील में क्या हुआ है। राफेल में मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सच हो गए, देश का वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो केस ऑफ कमर्शियल फेवरेटिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वित्तीय स्तर पे कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। जब आप सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जाएगा तो आप उसको नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए, तो उसको आप नहीं मानेंगे। राफेल की जहां तक बात है, कोई गुजरात के जब चुनाव हो रहे थे ना, जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे, जब पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड का बयान नहीं आया था, तो भी यह मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी। कांग्रेस से पूछा हमने कि अपनी आप सोर्स बताइए, कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कांग्रेस के नेता को नहीं पता। कांग्रेस कभी ये नहीं बता पाती कि 2007 से 2014 के बीच में जब दसॉल्ट को ठेका मिल गया था तो क्यों जहाज नहीं खरीदे गए। हम कर चुके हैं और भी करते रहेंगे। प्रोफेसर देवराज सिंह जी, कांग्रेस की बात कर लें। कांग्रेस चाहिए फेडरल फ्रंट अगर बनने जा रहा हो इधर साउथ में या उत्तर प्रदेश में, ये जो गठबंधन तैयार हो रहा है, कांग्रेस कहां आपको नजर आती है? उसकी किरदार, उसकी भूमिका आपको कितनी नजर आती है? बिहार में भी कोशिश हो रही है उसको 10 सीटों में समेट देने की कोशिश होगी आरजेडी की तरफ से। तो अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से पीछे से बाद में वही साथ होगी और वही इस पूरे गठबंधन को आगे लेकर जाएगी। तो वर्तमान में आप उसकी हालत क्या देखते हैं?
देखिए वर्तमान में जो स्थिति है, दो आधार पर हम इसे देखें कांग्रेस को। कांग्रेस का आधार है एक रीजनल पार्टी और रीजनलिस्ट, दो तरह की पार्टी होती है, रीजनल पार्टी और एंड रीजनलिस्ट पार्टी। रीजनल पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जो जाति पर आधारित होती है। रीजनलिस्ट पार्टी वो होती है जो भाषाओं के आधार पर है। साउथ इंडिया में जो पार्टियां हैं, तो अभी 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो रीजनल पार्टी थी नॉर्थ इंडिया में, वो कास्ट बेस पर बीजेपी की तरफ सारी चली गई थी। तो ये बेसिक जो बीजेपी की तरफ जो गया था, तो रीजनलिस्ट पार्टियां का वोट उतना नहीं गया, खत्म, यानी वो अपनी जगह रहा। वहां रीजनल पार्टियां चुनाव जीत के आई। अब साउथ की जो भी पार्टियां, एक पार्टी कांग्रेस के साथ रहेगी, एक बीजेपी के साथ रहेगी। किसी भी स्टेट को अगर हम देखते हैं तो एक पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अब रही बात अभी जो चुनाव हुए दो राज्यों में जहां पर रीजनल पार्टी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, फिर भी यहाँ पर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और इन राज्यों में, क्योंकि वहां पर कोई रीजनल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में थी, तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत रही है और उसने चुनाव जीता है। तो इस स्थिति में कांग्रेस के साथ कौन जुड़ रहा है, कहीं को भी देखिए, यूपी में, बिहार में, तो नंबर देख रहे हैं ना हर कोई, तो नंबरिंग कितनी है, सोशल बेस हर पार्टी का अपना है। लेकिन कांग्रेस के साथ आज हम ये नहीं कह सकते कि ये समाज उसके साथ है, यानी ये उसके साथ वोट बैंक है। तो किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। जहां जहां भी चुनाव हुए जब से बीजेपी आई, तो वहां पर कांग्रेस उसे छीनती गई है, बीजेपी छीनती गई है उसके हाथ से। तो यहाँ पर जो अभी जो चुनाव हुआ है उसके आंकड़े भी कुछ और है। यहाँ पर रीजनल पार्टी नहीं थी, अगर यहाँ पर विकल्प होता तो फिर और कुछ भी होता वहां पर। तो ये मैं कहूंगा इसे कांग्रेस के बारे में। ठीक है, मैं आपके पास तरफ आने वाला अंबिकानंद जी, जो ममता बनर्जी की अगर हम बात कर लें, 19 तारीख को बड़ी रैली करने जा रही हैं। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा साथ न रखा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अपने आप को मजबूती के साथ रखा जाए। ये लोग भी समझ रहे हैं उनको कि उनको ज्यादा भाव नहीं देना है। कैसे उनको मैनेज किया जाएगा और वो कैसे इनके साथ आएंगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, फिर आप पोस्ट पोल की तरफ जा रहे हैं खान साहब। यहाँ समझने की जो जरूरत है, अभी प्रोफेसर साहब अच्छी बात कर रहे थे सोशल बेस की। बंगाल की राजनीति को आप देखिए तो आज वहाँ का एक सबसे बड़ा वर्ग, वहाँ का सोशल बेस, लोअर मिडिल क्लास पीपल, माइनॉरिटीज, ये सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और इसीलिए वहां वो चुनाव स्वीप करती हैं और उनको अपनी ताकत मालूम है। भारतीय जनता पार्टी वहां एक पैठ बनाने की प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ बंगाल के लिहाज से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक बात जरूर ये सबको समझाना चाहता हूं कि देखिए, नेशनल लेवल पे अगर इंडिविजुअली आप देखें तो आज भी मोदी जी जैसा तेज तर्रार नेता कोई नहीं है। कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं है। मोदी जी का कंपटीशन है तेज तर्रार नेता रीजनल फोर्सेस में, जैसे ममता बनर्जी, वो मोदी जी का मुकाबला कर सकती हैं बखूबी। स्टालिन तमिलनाडु में कर सकते हैं, केसीआर तेलंगाना में कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू और दूसरे वो आंध्रा, सीमांध्रा में कर सकते हैं। तो इस तरह रीजनल फोर्सेज में तेज तर्रार नेता बहुत है। लेकिन आप, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल कर दो तो जीत जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा चुनाव ये आने वाला हो नहीं रहा है, होने ही नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं हो रहा है, जी नहीं हो रहा है। राहुल वर्सेस मोदी नैरेटिव बिल्ड तो हो ही नहीं पा रही, नहीं दे रहा। ये भी बताइए, ये कांग्रेस रीजनल होने देना चाहती है? रीजनल फोर्सेस इस आइडिया को रीजनल फोर्सेस ने पंक्चर कर दिया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, कहीं राहुल वर्सेस मोदी होगा? नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। वैसे किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है। तो ये जो शगुफा बनाने की कोशिश में थी बीजेपी, उसमें तो यहीं पर वो बैठ गई, फेल हो गई। स्वदेश जी क्या कहेंगे? देखिए, आपको छोटे छोटे दो उदाहरण बताता हूं। कर्नाटक की जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, जहां पे 37 सीटों वाली जनता दल सेकुलर ने सरकार बनाई और कांग्रेस ने उसे समर्थन दिया, तो उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में सुश्री मायावती जी भी, अखिलेश यादव जी भी मौजूद थे।
लेकिन जब मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को बहुमत से मात्र 1-2 सीटें कम रह गई, बहुमत आ गया, बहुमत से सीटें कम रह गई और उस पर सपा और बसपा का समर्थन मिला उनको, 1 सीट सपा का 2 बसपा का, तो वहां पे अखिलेश यादव और मायावती जी नहीं पहुंच पाते हैं। इससे इन्फ्लुएंस मैं ये ड्रॉ करता हूं, आप सहमत हो सकते हैं कि जहां पे एक मजबूर सरकार होगी, जहां पे कांग्रेस बाहर से या फिर बाहर का पार्टनर होगी, वहां तो ये सारे गठबंधन के दल उनके साथ होंगे, लेकिन जहां कांग्रेस ताकतवर होने लगेगी वहां पे ये लोग उसका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए उनको एक मजबूर कांग्रेस चाहिए और जहां पे वो राहुल गांधी नेतृत्व ना कर सके, ऐसा वो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इस सारी नैरेटिव के पीछे एक वजह क्या है, तो सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही वजह से साथ आ रहे हैं, अगर ऐसा आ रहे हैं। वैसे बीजेपी के साथ भी अगर आप देखेंगे, आज भी बीजेपी के साथ 2 गठबंधन पार्टनर यूपी में भी है और 12-14 गठबंधन पार्टनर पूरे देश में भी है। तो बीजेपी कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके बावजूद हमारा नैरेटिव है सुशासन का, विकास का, जवाबदेह पारदर्शी सरकार का, और उनका नैरेटिव है एंटी मोदी। तो जब वो हम लोग जो प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बार बार अपना एजेंडा भी रखना चाहिए। आप वो एजेंडा रखिए कि 5 साल मोदी की सरकार रही, हम उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। एंटी मोदी के अलावा कोई और नैरेटिव इन लोगों का दिखता नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नजर आते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे केसीआर हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश या राहुल। मोदी के अलावा आपके पास और कोई नैरेटिव है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तो अपनी खाली पुलाव पकाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंटी मोदी की चुनाव हो रहा है। और मोदी जी अगर सक्षम थे तो वो जितने वादे उन्होंने किए थे तो वो आज पूरे करते। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और आपने जो है देश को एक नोटबंदी की उसमें झोंक दिया भट्टी में, जिससे कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई। आज अगर देखिए नौकरी की, अगर 2 करोड़ नौकरियों की बात आप करें तो 2 करोड़ नौकरियां इस देश में 2016 से लेकर 2018 तक चली गई हैं। आज देखिए वो सक्षम नजर कहीं भी नहीं आते। उन्होंने जो वादे किए थे वो सब झूठे थे, बकौल था सब चीज एक तरीके से। तो इस तरीके की चीजें नहीं है कि उनके खिलाफ कोई चुनाव हो रहा है, उनकी नीतियों के खिलाफ हो रहा है। अगर आज आपको हम अपनी नीतियां भी डिक्लेयर कर दे तो अभी आप कुछ ना कुछ चीजें घड़ के ले आएंगे। तो आपके सामने अभी जरूरत नहीं है, जब इसका मैनिफेस्टो तैयार होगा सबका मिला करके आपके सामने नीतियां भी आ जाएंगी। और नीति सुन लीजिए, नीतियां बनाम नीति तो तुमने दी थी नीतियां, आप तो अपनी नीतियां लेके आए थे, तो उस पर खरे क्यों नहीं उतरे? इस बात का जवाब आप मुझे दे दीजिए। लेकिन आपने क्यों नहीं पूरा किया? मजबूत सरकार आपको मिली, मजबूत सरकार आपको मिली, मजबूत राज्यों में वहां सरकारें बनी, मजबूत सरकार, इससे ज्यादा मजबूत सरकार कहां? 30 साल के बाद इससे ज्यादा मजबूत सरकार नहीं आई है। तो आपने क्या किया? देश की जनता तय करेगी ना, जोखने का काम कर कितना दिया। किया है, मजबूत सरकार चाहते हैं, मजबूत सरकार का बात किया तो उसके जस्ट 6 महीने बाद यूपी के चुनाव हुए थे और यूपी के चुनाव के परिणाम आपको पता है। देश में करेगा, ये देश करेगा, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। वही तो देश में जनता रहती है ना। इसलिए आप अपना एजेंडा बताइए। एंटी मोदी होने के अलावा कोई अपना एजेंडा बता दीजिए। 3 बातें हमको नहीं, जनता को बताएंगे। ठीक है, चलिए इस बहस को हम और आगे बढ़ाएंगे, इस बहस को हम और आगे बढ़ाएंगे। नईम अब्बास साहब को निकलना है। नईम अब्बास साहब, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इत्तेहाद में कौन किसके साथ, बड़ा दिलचस्प ये सवाल है। पूरे मुल्क में इत्तेहाद तैयार होना शुरू हो गया, अपने अपने लेवल पर सब इत्तेहाद तैयार करें। लेकिन चर्चा के पहले, जो ब्रेक से पहले जो बातें हुई, उसमें एक बहुत दिलचस्प बात निकल करके सामने आई। वो ये रही कि मोदी वर्सेस ऑल नहीं हो रहा है। ये जो मिथक है वो कहीं ना कहीं रीजनल जमातों ने, सियासी जमातों ने उसे तोड़ने की कोशिश की और वो लगातार अपने अपने मोर्चे बना रही हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और राजकुमार भाटी जी की तरफ मैं जाना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, मोदी वर्सेस ऑल जो कि बीजेपी बार बार लोगों के मन में बिठाने की कोशिश कर रही है, उसको कहीं ना कहीं रीजनल जमातें तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो आसानी से तोड़ पाएंगी या बीजेपी अपनी मुहिम में कामयाब हो जाएगी? नहीं, देखिए, देश के चुनाव में तो मोदी वर्सेस ऑल कहीं भी नहीं है। लोकसभा के चुनाव में आप स्टेट वाइज 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में आप घूम जाइए, किसी भी प्रदेश में मोदी, जबकि वजीर आजम तो अपनी हर रैली में ये कहते हैं कि देखो मेरे खिलाफ सब एक हो रहे हैं। नहीं, मैं उसका कारण बताऊंगा। किसी भी प्रदेश में मोदी जी के सामने अकेली पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। किसी भी प्रदेश में मोदी जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं। हर प्रदेश में वो भी गठबंधन में है और उनके सामने 1 या 2 या 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी स्टेट में नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप पूरे देश पर नजर दौड़ा लीजिए। ये क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि मोदी जी जो कहते हैं नहीं, अरे देखो सब मेरे खिलाफ हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात करते हैं। यशवंत सिन्हा उनके खिलाफ है, मुरली मनोहर जोशी उनके खिलाफ हैं, लाल कृष्ण आडवाणी खिलाफ हैं, राजनाथ सिंह खिलाफ हैं और सुषमा स्वराज खिलाफ हैं। उनके अंदर बहुत विरोध है। नितिन गडकरी ने कह दिया 2014 में तो हमने झूठ बोला था, नौकरियां थी ही नहीं, हमने तो झूठे वादे किए थे।
उनसे मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं आडवाणी जी के बाद। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप मोदी जी को 4 साल पूरे हुए थे, जब 4 साल सरकार को पूरे हुए, आप मोदी जी को कितने नंबर देंगे? जोशी जी का बड़ा ईमानदार जवाब था, जब कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है तो नंबर क्या दूंगा, जब कॉपी खाली पड़ी है। ये जोशी जी का जवाब था। तो मोदी जी का इशारा वो होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी वर्सेस ऑल है, देश में कहीं नहीं। दूसरी बात जो सुदेश जी पूछ रहे थे बार बार, एजेंडा क्या, एजेंडा क्या? एजेंडा हमारा सीधा ये है, इस लोकसभा चुनाव में हम भी पूछेंगे और जनता भी पूछेगी मोदी जी से कि अच्छे दिन की आमद क्यों है, लेट बता दो मोदी जी। कितनी नौकरी दी है गिनकर नेट बता दो मोदी जी। मंदिर कब बनवाओगे, अब डेट बता दो मोदी जी। और राफेल में घपला है, उसका रेट बता दो मोदी जी। और काले धन का कहां बंद है, गेट बता दो मोदी जी। और रुपया लेकर भाग रहे क्यों, सेठ बता दो मोदी जी। और आपके नेता फैलाते क्यों, हेट बता दो मोदी जी। ठीक है। और अमन देश चुनावी भाषण क्यों हो गया मटिया मेट बता दो राजकुमार जी, मोदी जी। चुनावी रैली नहीं है, स्वदेश जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, बहुत सारे सवाल सवाल, बता रहा हूं, और मुझे जो सवाल बात पूछे है जाएंगे। मोदी वर्सेस ऑल जो है वो बड़ा सवाल, बड़ा आप पे इल्जाम कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, इसलिए वजीर आजम ये शब्द बार बार कहते हैं। देखिए राजकुमार जी सपा की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए 3-4 मिनट उन्होंने बोला होगा कम से कम, नहीं तो 20-22 बार एक ही नाम वो लेके चले गए और उसकी खिलाफत करें। इसी को एंटी मोदी कहा जाता है ना, कि आप मोदी जी का, आप अपनी बात कह रहे, आप जिस एजेंडा पे चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि आप इस तरह से, इसीलिए कह रहा हूं कि नहीं, इसका दूसरा तरीका भी होता है कि आप अपना एजेंडा बताइए कि उन्होंने किसान की फील्ड में ये किया, हम ये करेंगे। सिर्फ मोदी की खिलाफत से, मोदी जी के खिलाफत से, मोदी जी के खिलाफत, मोदी जी के खिलाफत, मोदी जी के खिलाफत पे ही सारी उनकी जो कविता थी वो भी निर्भर कर रही थी, सारी बात निर्भर कर रही थी। हर दूसरी लाइन में 4 बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं, चाहे वो बसपा के नुमाइंदे हो, चाहे सपा के नुमाइंदे हो, और आप कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल नहीं होगा। मोदी जी भी यही बात कह रहे हैं कि हमने जो काम किया, हम वो काम जनता के बीच में लेके जाएंगे। आप अपना काम जनता के बीच में लेके आइए। सपा के मुख्यमंत्री जब पद से हटते हैं तो लखनऊ में 300 करोड़ रुपए के होटल बनाने की बात करते हैं। टीडीपी के जो नेता, उनके 3 साल के नवासे का 3 साल नवासे कि अगर आप पता कीजिए तो कितने का टैक्स रिटर्न वो भर रहा है, वो पता चलेगा। और मोदी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, ये भी देश की जनता जानती है। कितने उन्होंने दौरे किए और दौरे में कितना खर्चा है, ये भी जानते हैं। तो एक पॉजिटिव एजेंडा हमने देश को दिया है, हम उस पे वोट मांगने जाएंगे। अम्बिकानंद जी, मोदी वर्सेस ऑल जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब नहीं चलने वाला है और सीधे तौर पर रीजनल पार्टी ने उसको खत्म कर दिया। मोदी वर्सेस राहुल भी कांग्रेस नहीं चाहेगी और कांग्रेस भी नहीं कोशिश करेगी कि मोदी वर्सेस राहुल हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी, हमको लगता है, नहीं, कांग्रेस चाहेगी तो ध्वस्त हो जाएगी। वही सवाल है, वो तो चाहेगी नहीं, वो खुद पीछे हटती है। वो इसलिए उत्तर प्रदेश में सब जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस और सपा बसपा में झगड़ा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। ये सवर्ण वोट को बांटने का। बिल्कुल। जहां जहां कांग्रेस जोर से लड़ेगी, महागठबंधन को उतना फायदा होगा। वहां की गणित सीधी है। लेकिन मैं शायद अपने शब्दों से समझा नहीं पाया कि मोदी वर्सेस ऑल क्यों नहीं हो रहा है। अब उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम लोग स्टूडियो में बहुत ज्यादा मोदी वर्सेस ऑल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बंगाल की जमीन पे चले जाइए तो वहां चर्चा है ही नहीं है। वहां ममता वर्सेस अदर्स है। बिल्कुल जी। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजा वर्सेस अदर्स होगा। यहाँ मोदी जी नहीं है। तो अब नरेटिव जमीन में बदल गया है। हम लोग सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जी, बहुत जमीनी, आपने बहुत अहम बात और जमीनी बात समझाने की कोशिश की। इस चर्चा में बहुत बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। वक्त तो चला आखिरी मरहले का और इसमें मैं आप लोगों से 30-30 सेकंड के फाइनल कमेंट लूंगा। चलिए स्वदेश जी से शुरुआत करते हैं। स्वदेश जी, क्या कहेंगे? मोदी वर्सेस ऑल पर तो आपने बता दिया अच्छी तरह से और तमाम खामियां भी गिना दी बाकी सियासी जमातों की। 30 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट। देखिए, हम एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ 2014 में आए थे और उसे हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की है और हम उसी एजेंडे के साथ, क्या कहते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम चुनाव में जाएंगे और उस एजेंडे पे, विकास के एजेंडे पे, सुशासन के एजेंडे पे, देश की सुरक्षा के एजेंडे पे हम चुनाव लड़ेंगे कि किस तरह हमने एक जवाबदेह पारदर्शी सरकार दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। प्रोफेसर देवराज सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरी चर्चा के बाद? देखिए, पूरी चर्चा के बाद अब यही कहें कि दलितों का जो इंटरेस्ट है, सभी पार्टियां, कोई भी सरकार बने, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है, दलितों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
तो इसी कड़ी में जो उनका बजट होता है, उनके ऊपर जो खर्च करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनका खर्च किया जाए, उसे ट्रांसफर या डाइवर्ट या उसका मिसयूज न किया जाए। क्योंकि आज दलितों की पॉलिटिक्स आज तक हो रही है, अगर उनका डेवलपमेंट हो जाता तो उनकी राजनीति के वो मुद्दे नहीं बनते। तो दलित ये सचेत है, आज वो इधर वोट देगा जहां उसका हित होगा। ठीक है, दलित चिंतक के तौर पर भी आपने अपनी बात रखी। राजकुमार भाटी जी। देखिए, देश की जनता मोदी जी के झूठ सुन सुन के आज ही जा चुकी है। मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात पूछते नहीं है कभी। और जैसा अंबिका जी ने कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हर प्रदेश वाइज आप देखेंगे तो हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार के आ रही है, बुरी तरह हार के आ रही है। दूसरे नंबर पर भी 1-2 प्रदेश में रहेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर की ताकत है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बुरी तरह हारना है और चुनाव के बाद आम सहमति से, सबकी सहमति से जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, प्रोफेसर अंबिकानंद सहाय साहब, फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड में इस पूरी चर्चा पर। खान साहब जी। सब्र, धैर्य एक दैवी गुण है। हम लोग वो चीज जानने का प्रयास कर रहे हैं जो चुनाव के बाद होगा। अब 100 दिन बचे हैं। इस 100 दिन में जितना खेल होना है उसमें से 90% तो करीब करीब पिक्चर क्लियर हो गया, खेल हो चुका है। और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बहुत लोगों की नींद टूटेगी और वो जागेंगे। कब? अभी नहीं, चुनाव के बाद। बहुत बड़ी बात इशारों में, और वाकई दिलचस्प खेल होगा। तमाम जगह मोर्चे तैयार हो रहे हैं और 2019 का ये लोकसभा चुनाव पिछले जो चुनाव हुए हैं उनसे बहुत खास, बहुत अलग होने वाला है और सभी के लिए करो या मरो वाला एक चुनाव ये बनने जा रहा है। और सभी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और अपनी अपनी सियासी ताकत को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प होगा इन तमाम बातों को देखना। तो इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।